नमस्कार। सितारों का सफर कार्यक्रम में मैं रीमा आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं श्री जगदीप। आइए उनसे मिलते हैं। उनतीस मार्च 1939 विभाजन पूर्व दतिया स्टेट में जन्मे जगदीप जी सितारों के इस सफर की एक वो पहचान है जहां आज के युग का हर शख्स, हर कलाकार अपना सर झुकाता है। इस सितारे की चमक आज भी बरकरार है। अभिनय और खास तौर पर कॉमेडी के क्षेत्र में मील का पत्थर माने जाने वाले जगदीप जी इस युग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कई दशकों से फिल्मों के दमकते पर्दे पर हंसी के फव्वारे उठाते इस खास व्यक्ति को करीब से जानने व उनसे कुछ सीखने का मन हुआ। यूं तो इनसे मिलना भी किसी तीर्थ से कम नहीं। इस मुलाकात की चर्चा करने आज हम आपके रूबरू हैं। मेरे फादर जो थे लॉ में थे, मगर हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, सब तितर बितर हुआ, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए। मेरे एक भाई बॉम्बे में रहते थे, तो मेरी माँ मुझे ले आई। मैं जब 6-7 साल का था, तो आई केम टू बॉम्बे। तो सब बर्बादी हो गई थी, कोठी मकान पैसा बंगला सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो माँ ने यतीम खाने में खाना बना के, जबकि उनके पास 4 नौकरानियां थी, खाना बना के मुझे पाला और मुझे स्कूल में दाखिल किया। क्या कोई ये जानता है कि भविष्य उसके लिए क्या निश्चित किए बैठा है? जगदीप जी भी नहीं जानते थे। बचपन का प्रारंभिक दौर उनके जीवन में फूलों की सेज सा नहीं था, लेकिन ये कहना भी सही नहीं होगा कि बेहद क्रूर था, क्योंकि उनके पास थी उनकी माँ और उनका स्नेह पगा आंचल, उनका दुलार, वो जिसकी गोद, जिसकी बराबरी स्वर्ग के सिंहासन से भी नहीं की जा सकती। उनकी माँ के नेह से ओतप्रोत जगदीप जी क्या कुछ करना चाहते थे अपने जीवन में, आइए जानें। मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे बच्चे काम कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, अब मेरी माँ इतनी मेहनत कर रही है, यतीम खाने में खाना बना रही है मुझे पढ़ाने के लिए। ये किस काम की ये पढ़ाई है? उससे बेहतर ये है कि मैं भी कुछ काम करूं इन बच्चों की तरह, तो कुछ आगे जिंदगी बढ़ेगी। तो मैंने माँ से कहा कि मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ इनकी तरह। नहीं बेटा, आपको पढ़ना चाहिए ना। मैंने कहा इस पढ़ाई में क्या है जिसमें मैं आपको कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ, और ना हम दोनों सुखी हैं। ये काम करके खुश है वो लड़का, अपनी माँ को पाल रहा है, तो मैं आपका हाथ बढ़ा सकूँ, क्या करेंगे? मैंने कहा देखिए वो टीन की वो बना रहा है, वो आप बनाओगे बेटा। मैंने कहा क्या हुआ, सीख जाऊंगा, वो सिखा इतना से क्या है। रोने लगी वो, ऐसा सोचता है तू तो देख भाई क्या करना चाहिए। तो मैं वो टीन के कारखाने में काम करने लगा। फिर कुछ पतंगे बनाने का भी सिलसिला आया, माँ ने भी पतंगे बनाई, और जो जो काम सामने आता गया वो हम करते चले गए, जिंदगी चलती चली गई। कब कौन सा पल जिंदगी में बदलाव का सामान लिए खड़ा है, कौन कहाँ जानता है। जगदीप जी के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अचानक कुछ ऐसे लोग आए जिंदगी में कि उन्होंने जिंदगी की दिशा ही बदल डाली। जगदीप जी के जीवन में बदलाव का ये क्षण कैसे आया और कैसे उनका जुड़ाव अभिनय से हुआ, इस बात का ब्यौरा उनसे बेहतर भला और कौन दे सकता है। अचानक सड़क पर एक दिन एक आदमी मिला। उसने कहा कि फिल्म में काम करोगे?
मैंने कहा वो क्या काम है, क्योंकि फिल्म देखने का मौका ही नहीं था ना। तो आई वॉज 9 साल का था। क्या क्या काम है वो? कहने ये फिल्म में आपको एक्ट करना है। मैंने कहा कितने पैसे मिलेंगे? कहने 3 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा चलो अभी। कहने कल आऊँगा मैं लेने। तो मेरी माँ जो थी वो बुर्का पहनती थी, नकाब वाला। तो 50 साल की उम्र तक उन्होंने उतारा नहीं। हमने ज़बरदस्ती फिर उनसे कहा कि आप उतार दीजिए। वो इतनी नेक शरीफ औरत थी। उस ज़माने के लोग सारे ही अच्छे थे, हिंदू मुसलमान जो भी कौमें थी। तो साथ में गई, बच्चा खो ना जाए कहीं मेरा। तो B.R. चोपड़ा की फिल्म थी वो, अफसाना। तो उसमें स्टेज पर बच्चों का ड्रामा हो रहा है और बच्चे देख रहे हैं। तो बच्चे देख रहे हैं, उनमें मैं था 3 रुपए रोज पर। तो उसमें कोई एक डायलॉग उर्दू का आ गया। तो उर्दू मेरी मादरी जबान थी कि बादशाह सलामत कदम रंजा फरमाते हैं वगैरह वगैरह। तो कुछ गुजराती लोग थे बेचारे, कुछ महाराष्ट्रियन थे, उनसे नहीं आ रहा था वो। तो उसने कहा कि कोई बोलने वाला है उर्दू का ये। तो मैंने अपने पड़ोसी बच्चे से पूछा, मैंने कहा अगर बोलूँगा तो क्या होगा? कहने 3 के 6 हो जाएंगे, 6 रुपये मिलेंगे। तो मैंने हाथ उठा दिया, मैंने कहा मैं बोलूँगा। तो यश चोपड़ा जी थे वो, असिस्टेंट डायरेक्टर। कहने बोलोगे? अच्छा बोलो। बोल के मैंने फटफट 6 रुपये मिलेंगे ना, बोल दिया। तो इस बच्चे को दाढ़ी मूछी लगाओ। वो दरबान था ना, लेकिन तो पहले दाढ़ी मूछी लगा के दरबान। तो वहाँ से मेरा सफ़र, फिल्मी सफ़र शुरू होता है। बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलता। जगदीप जी ने भी अपनी जीवन में बहुत मेहनत की है। कैसे? चलिए उन्हीं से पूछते हैं। वे फिल्मी हास्य की दुनिया के बेताज बादशाह के रूप में पहचाने गए। इस पहचान को बनाने के लिए उन्होंने तन, मन और आत्मा से परिश्रम किया। फिल्मों में हास्य को सरिता की गति देने का श्रेय जगदीप जी को ही जाता है। गहन परिश्रम और साधना का परिणाम है उनकी कभी न मिटने वाली ये पहचान। इस पहचान को बनाने में जगदीप जी ने क्या कुछ, कैसे कैसे किया, आइए उन्हीं से पूछें। उसके बाद सब सप्लायर्स जो थे फिल्मों में, बच्चों को जो सप्लाई करते हैं जहाँ ज़रूरत हो, सबको मालूम हो गया अच्छा आर्टिस्ट है। तो छोटे छोटे रोल मिलने लगे, पैसे मिलने लगे। यहाँ तक कि एक बड़ी फिल्म मुझे मिली, और जिसका वो धोबी डॉक्टर फिल्म का नाम था। उसमें ये आशा पारिक छोटी हीरोइन थी और मैं छोटा किशोर कुमार, मैंने वो रोल प्ले किया। दैट बड़ा रोल था। तो कन्हैया लाल उसमें मेरे बाप बने हुए थे और रोता था मैं, चुटकी बजाओ, रोने का सीन था उसमें। तो उस फिल्म के डायरेक्टर फनी मुजम्मदार थे। उसके रशेस फिल्म के मेकिंग में जब थी तो बिमल दादा ने देखे, बिमल राय ने, उन्होंने कहा कि ये लड़का मुझे चाहिए, मेरी फिल्म के लिए भेजो। मैं ऑफिस में गया, बिमल दादा बैठे थे। आप काम करेंगे इस फिल्म में? मैंने कहा ठीक। 300 रुपये मिलेंगे आपको। ठीक है, 300 रुपये बहुत हुए ना। तो उसमें 2 बीघा जमीन बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। बहुत समाज को समझाने वाली फिल्म थी। तब उन्होंने बताया था कि किसान को बचाओ। आज 50 साल बाद किसान फांसी पे चढ़ रहा है, उस वक्त कहा था उन्होंने। तो वो हिंदुस्तान के लिए सोचते थे, अपने लिए नहीं। तो उस फिल्म में काम किया। शिवशाइन बॉय का एक रोल था मेरा। तो अब टेक्निकल बातें ज़्यादा हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि दादा आपने मुझे देखा था रोते हुए, पूरे फिल्म में रो रहा था मैं, पर इसमें आपने हंसाने वाला रोल दे दिया, कॉमेडी रोल है ये तो उन्होंने कहा जगदीप जो बहुत रुला सकता है वो बहुत अच्छा हंसा सकता है। क्यों? कि उसका अंदर डेप्थ होता है। खोखले चीज में वो कॉमेडी नहीं करेगा, उसका कॉमेडी में डेप्थ होगा। मामूली चीज पे वो हंसता नहीं है, इसलिए गहरी कॉमेडी करेगा। ये मेरी समझ में बहुत दिन बाद आया, लेकिन ऐसी डेप्थ से सोचते थे वो लोग। पल पल बदलते हैं इस जिंदगी के रंग, जीतेगा वही जो रंगे खुद को समय के संग। बीते हुए कल और आज के बीच में बहुत कुछ बदल चुका है।
समय अपने साथ अगर कुछ लाता है तो वो है बदलाव। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इज चेंज। इस बदलाव के अपने अपने प्रभाव हैं। फिल्मी दुनिया व फिल्मों में जो बदलाव जगदीप जी ने महसूस किए, यदि उन्हें हम उन्हीं के मुख से सुने तो शायद ज्यादा बेहतर लगेगा। मेवालाए थे, महबूब खान, गुरुदत्त जी के साथ काम किया मैंने आर पार में। साधारण लोग थे, लेकिन वो प्यासा बनाते हैं, कहाँ हिंद के रहनुमाओं को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ। तो वो हिंदुस्तान के आदमी से बात करते थे, लीडरों को समझाते थे कि किस तरह चलाओ हिंदुस्तान को, क्योंकि सिनेमा एक बहुत बड़ा स्कूल है हिंदुस्तान में, गांव गांव जाता है। और उस दौर के लोग सिनेमा पढ़ते थे, सिनेमा सुनते थे, सिनेमा बोलते थे। तो बहुत अच्छा सिनेमा रहा वो 50 to 60 के बाद फिर थोड़ा थोड़ा बदला। तो ये देखा जाए तो हमारे देश के बहुत महान लीडर थे ये लोग, उस तरह उनको नहीं गिना गया। बिमल राय, गुरुदत्त, शांताराम, महबूब खान, एलवी प्रसाद, दे वर द लीडर्स ऑफ समाज के और आम आदमी के लीडर थे। उन्होंने उनको ज्ञान दिया, अच्छा ज्ञान दिया, अच्छी सोसाइटी दी। भाभी फिल्म आई, कितनी खूबसूरत थी, मदर इंडिया। अब बाकी सब लोग जानते हैं उन बातों को। स्थितियां अनुकूल हों तो इंसान के लिए कुछ भी पाना सहज हो जाता है, किंतु यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हों तब बहाव के विरुद्ध तैरने जैसा होता है। जिंदगी एक समर जैसी दिखाई पड़ती है, पर जगदीप जी ने हर समर को जीता है। वे एक जुझारू योद्धा से हर मोड़ पर जीतते गए, पर ये जीत कभी भी झोली में आकर नहीं गिरी, बल्कि इसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की गई। दिशा मिल जाने के बाद भी ये जरूरी है कि दिशा में सही तरीके से पूरी मशक्कत व शिद्दत के साथ आगे बढ़ा जाए। हर पग पर स्वयं को स्थापित करना और अपने आप को, अपने कर्म को दुनिया की आवश्यकता बनाना ही वास्तविक जीवन का धर्म होता है। मेहनत करे तो इंसान क्या नहीं कर सकता, इस बात को जगदीप जी ने कर दिखाया। क्या है कि मैं तो जिंदगी में इस तरह समझ में दिया मालिक ने, मेरी माँ ने भी समझाया। उन्होंने एक शेर पढ़ा था, तूफान आया था बहुत बॉम्बे में, शायद 100 साल में, सब खंबे गिर गए, रेलें बंद हो गई। तो अंधेरी से जाना था, संडस रोड उसका नाम था। उस तूफान में हम चले जा रहे थे, इतने में एक टीन का पतरा उड़कर आया और माँ के पैर पे लगा, खून की तुलारी निकल गई। तो उन्होंने जल्दी पैर को पकड़ा, मैं रोने लग गया, घबरा गया। मैं 8.5 साल का था। तो उन्होंने फौरन अपनी साड़ी अंदर की फाड़ी और उसको लपेट के बांध दिया। तूफान चल रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, यहीं रुक जाते हैं माँ। नहीं कहा बेटा नहीं, वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो, वो राही क्या जो थक कर बैठ जाए। ये प्रेरणा उस टाइम के माँ बाप देते थे। वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो, वो राही क्या जो थक कर बैठ जाए। तो सारी जिंदगी मुझे यही शेर समझ में आता रहा कि वो राही क्या जो थक कर बैठ जाए, वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो। तो हर मंजिल को, अपने एक एक कदम को एक मंजिल समझना चाहिए, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल। ये नहीं कि छलांग मारे और वहां पहुंच जाए, मुश्किल है, गिर पड़ोगे। जगदीप जी ने एक के बाद एक अनेक फिल्में की। 1953 में फुटपाथ, फिर 2 बीघा जमीन, नौकरी, आर पार, हम पंछी एक डाल के, 2 दिलों की दास्तां, 2 भाई, अनमोल मोती, खिलौना, वफा, भाई हो तो ऐसा, इंसानियत, बिदाई, रानी और लाल परी, खान दोस्त, एक ही रास्ता, दुल्हन वही जो पियामन भाई, आईना, स्वर्ग नर्क, जानी दुश्मन, कालिया, खून और पानी, सनम तेरी कसम, करिश्मा, प्यार की जीत, शहंशाह, तूफान, मैडम एक्स, कर्तव्य, वजूद, अपराधी कौन, लज्जा, परवाना, किस किस की किस्मत आदि फिल्मों में अपने अभिनय से
उन्हें संवारा। पिछले 6 दशकों से लगातार फिल्मों से जुड़े श्री जगदीप अब तक 225 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। इतनी अपार सफलता और इतनी अधिक पहचान, इन सब के लिए वे किसे देते हैं अपनी सफलता का श्रेय? आइए उन्हीं से पूछें। पहला वो जिसने कर्म किया, दूसरा मेरी माँ मेरा स्कूल थी, वो राही क्या जो थक कर बैठ जाए वो मंजिल क्या जो आसानी से था। नियति को कौन बदल सकता है? यही नियति जगदीप जी को कहां से कहां ले आई। नियति के कुछ रूप हमें बहुत भाते हैं और कुछ हमें अच्छे नहीं लगते, पर क्या करें, जीवन सुख दुख का मेला है। हर पल अपना प्रभाव छोड़कर जाता ही है। जगदीप जी के जीवन का वो पल जो नियत तो था, पर उन्हें भीतर तक कहीं हिला गया। क्या था और कैसे गुजरा? आइए उन्हीं से जाने। वो तो माँ ही हो सकती है, जो माँ मुझे इतना लेके चली। तो वो जब मेरे सर से उठ गई, वो घड़ी, वो लम्हा जब मेरे बेटे ने आकर मुझसे कहा, मैं शूटिंग कर रहा था, कि जावेद ने आकर कहा कि पापा क्या है कि दुनिया से सब कुछ आना है और सब चले जाते हैं दुनिया से। पापा आपकी मम्मी यानी हमारी दादी, मैंने कहा क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था सब कुछ आना है दुनिया से। मुझे इस प्यार से समझाया कि मैं बिलक के रो दिया। मैं चला गया उसके साथ, और जब मैं आया तो वो नहीं थी। मैं उनको चूमने लगा, लिपट गया। वो कभी भूल नहीं सकता। अलग अलग लोग तो अलग अलग उनकी पसंद या नापसंद। जगदीप जी की क्या पसंद और नापसंद है, आइए उनसे पूछते हैं। जिंदगी में इंसान को कई प्रभाव देखने को मिलते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। कुछ इंसान को बेहद पसंद होते हैं तो कुछ नापसंद भी होते हैं। आइए जगदीप जी से जाने कि क्या उन्हें बेहद पसंद है और किसे वो पसंद नहीं करते। मैं सोचता हूँ कि किसी का अगर भला हो सके अपने से तो वो कोशिश करें, जहां तक मुमकिन हो। वो पसंद है मुझे, और मुझे वो नापसंद है कि कोई किसी का बुरा करना चाहता है। ये क्या है? इंसानियत नहीं है ये। एक शेर है ना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। तो आदमी से इंसान बनने के लिए भी मंजिल है। आदमी तो सब है, लेकिन इंसानियत किस में है? वो इंसान है क्या? आप सब आदमी हो। जगदीप जी से मिलने की तीव्र इच्छा हमें उनके घर तक ले गई, और उनसे बातचीत करते समय हमें ऐसा महसूस हो रहा था मानो हम एक दीपक के सामने बैठे हों और उसका प्रकाश हम सबको आत्मा तक आलोकित किए जा रहा हो। ऐसे व्यक्ति के सम्मुख हम जीवन और उसके उतार चढ़ावों को समझने की कोशिश में लगे थे। चुनौतियों से भरे जीवन को मुस्कुराहटें बिखेरते हुए जीने की कला क्या है, ये जानने के लिए हमने उनसे मांगा अपने और आपके लिए एक संदेश। यही है कि हमारे जो माँ बाप पुरखों थे ना, उन्होंने बहुत अपनी हड्डियां पिघलाई हैं। उनको जहन में रखिए आप, और हिंदुस्तान को देखिए उस नजर से जिस नजर से उन्होंने देखा था। तो हिंदुस्तान फलेगा, फूलेगा, चमकेगा, रोशन होगा। वरना भैया बहुत मुश्किल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या किया उन लोगों ने आप लोगों के लिए, हम क्या कर रहे हैं। दैट्स ऑल।
इस रंग बिरंगी दुनिया में हर रंग को खूबसूरती का रंग देने वाले जगदीप जी के जीवन में हमेशा इंद्रधनुषी रंगों का संयोजन रहे। वे हमेशा स्वस्थ व सुखी रहें। आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश पुंज से जगदीप जी प्रतिपल मुस्कुराएं और मुस्कुराहटों की सरिताएं बहाते जाएं। आपसे बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम तक नमस्कार।